हाय गाइस, वेलकम टू कल्टेंश। आज की ये स्टोरी हमसे शेयर की है हुसैन ने। थैंक्स फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। नाउ लेट्स मूव इनटू द स्टोरी। तो एक्चुअली ये बात काफ़ी टाइम पहले की है। हुसैन एक अनाथ जो पाकिस्तान के एक छोटे से विलेज से बिलोंग करता है। वो बचपन से अनाथ आश्रम में पला बड़ा है। वहाँ से निकलने के बाद उसने एक मैकेनिक शॉप पर काम सीखा और कुछ साल बाद वहाँ अच्छी सैलरी पर काम करने लगा। शॉप ओनर ने गैराज के एक छोटे से कमरे में उसके रहने का इंतज़ाम कर दिया था, जहाँ हुसैन चैन से रह रहा था। कुछ टाइम बाद हुसैन की मुलाकात फ़ातिमा से हुई, जो खुद भी अनाथ थी। दोनों ने शादी करने का डिसाइड किया, बट शादी से पहले हुसैन को एक घर की ज़रूरत थी। इसीलिए हुसैन ने एक छोटा-सा किराए का घर लिया। शादी के बाद दोनों की ज़िंदगी काफ़ी बेटर हो गई। फ़ातिमा कुछ महीनों में प्रेग्नेंट हुई और दोनों काफ़ी खुश रह रहे थे और उनकी लाइफ़ काफ़ी बेटर हो ही रही थी। लेकिन कुछ महीनों बाद गैराज के मालिक और हुसैन के बीच में थोड़ी लड़ाई होने लगी। हुसैन की सैलरी भी काटी जा रही थी और धीरे-धीरे लास्ट में ओनर ने उसे जॉब से निकाल दिया। नौकरी ना मिलने की वजह से हुसैन की सेविंग्स खत्म होने लगी। 3 महीने तक कैसे तो करके अपनी सेविंग्स से सर्वाइव किया, लेकिन बाद में जब सेविंग्स भी खत्म हो गई, तब उस घर का किराया तो दूर की बात है, इनके पास 2 टाइम खाना खाने तक के पैसे नहीं बचे। और अब मकान मालिक ने इन्हें ज़बरदस्ती घर छोड़ने को कह दिया था। तो हुसैन ने 2 दिन का टाइम माँगा और इतने में उसने अपने दोस्त फैज़ल से हेल्प माँगी। अब फैज़ल ने अपने एक दोस्त मोसीम से कॉल पर बात करी, हुसैन की सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। मोसीम ने कहा कि उसके पास एक घर है और वो वहाँ रहता नहीं है। वो बहुत सालों से ही कहीं बाहर काम कर रहा है, तो इसीलिए वो घर काफ़ी टाइम से ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो वहाँ गंदगी वगैरह बहुत होगी। हाँ, फैज़ल मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो सिर्फ़ दोस्ती के लिए मैं तुम्हें उस घर में रहने का कोई किराया भी नहीं लूँगा। तो अगर तुम उस घर में एडजस्ट कर सकते हो, तो उसकी चाबियाँ मैंने अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रखी हुई हैं। मैं तो वहाँ हूँ नहीं, लेकिन मैं उनका एड्रेस दे रहा हूँ तुम्हें और उनसे बात कर लूँगा, तुम उनसे चाबियाँ लेके घर चले जाना। हुसैन तो तुरंत ही मान जाता है, क्योंकि इस टाइम उसे कैसे भी करके एक घर की ज़रूरत है। हुसैन मोसीम के रिलेटिव्स के पास जाके चाबी ले आता है और फिर अगले दिन अपने मकान मालिक के कहने से पहले ही वो लोग उस घर को छोड़कर निकल जाते हैं। ये लोग उस एड्रेस पर पहुंचे और आसपास काफी सारे घर थे। हुसैन ने एक आदमी से पूछा, मोसीम का घर कहाँ पे है? आदमी बोला, मोसीम तो यहाँ कई सालों से नहीं रहता, आपको क्या काम है यहाँ? हुसैन ने समझाया कि हमें मकान मालिक ने घर से निकाल दिया है और मेरी नौकरी भी छूट गई है, इसीलिए एक घर की ज़रूरत है, लेकिन किराए के पैसे नहीं हैं। मेरे दोस्त फैज़ल की वजह से मोसीम भाई से बात हुई थी और उन्होंने परमिशन दे दी उस घर में रहने की। वो आदमी पहले थोड़ा चुप रहा, फिर बोला, मोसीम ने घर के बारे में सब बताया था ना आपको? हुसैन ने कहा, हाँ, उन्होंने बोला था कि घर काफ़ी टाइम से बंद है, गंदगी होगी, लेकिन इतना तो हम मैनेज कर ही लेंगे। अब उस आदमी ने इन्हें घर का रास्ता बताया और जाते जाते बोला, भाई, अपना और अपनी वाइफ का ख्याल रखिएगा। हुसैन भी थोड़ा स्माइल किया और बोला, हाँ भाई, आप भी अपना ख्याल रखिएगा और शुक्रिया एड्रेस बताने के लिए। अब ये लोग उस घर के पास पहुंचे, देखा घर के बाहर एक लोहे का गेट लगा हुआ है, अंदर एक छोटा सा ग्राउंड है, घर के पीछे भी बहुत जगह है जहाँ कुछ बैठने का या कोई भी काम करने का अच्छा खासा स्पेस है। एक कुआं भी है। अब ये लोग घर के पीछे ही थे और सब देख रहे थे कि तभी एक कॉर्नर में इनकी नजर पड़ी। तब दिखा कि वहां पर एक कौवे की लाश पड़ी हुई है, जिसमें से खून बह रहा है और उसके आसपास बहुत सारे कीड़े लगे हुए हैं। फातिमा ये देखकर बहुत डर सी गई और उस कौवे के पास से बहुत बुरी बदबू भी आ रही थी। फिलहाल तो उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि इस समय ऐसी सब गंदगी को वो साफ करना नहीं चाहते थे। तो अब ये घर के अंदर गए, दरवाजे को खोला। वो घर काफी पुराना सा बना हुआ था और रूम बहुत सारे थे वहाँ, और पूरे घर में जितनी भी विंडोज थीं, सब की सब क्रैक हो चुकी थी। उस घर के अंदर इतनी धूल थी कि पैर रखने पर निशान बन रहे थे और उन क्रैक्ड विंडोज से हवा भी आ रही थी, तो वो धूल मिट्टी सब मुंह पे उड़ रही थी। अब हुसैन घर के ऊपर वाले फ्लोर की तरफ जाने लगा। तभी बीच रास्ते में स्टेयर्स पर उसका पैर हल्का सा फिसला और स्टेयर्स पर विंडो की टूटी हुई कांच पड़ी हुई थी। हुसैन के गिरते हुए उसका फेस उस कांच पर लगने ही वाला था,
कि हुसैन ने दीवार पर हाथ रख के थोड़ा बैलेंस कर लिया, नहीं तो उसके पूरे चेहरे पर वो काँच घुस जाती। फ़ातिमा भी एकदम डर गई और पूछने लगी कि आप ठीक तो हैं? सँभाल के चलिए। अब दोनों ऊपर गए, रूम था वहाँ, जाके बैठे, फिर थोड़ा कुछ खाने के लिए पड़ा हुआ था, उनके पास वही खा के बैठे और सोच ही रहे थे अपनी ज़िंदगी के बारे में कि कैसे अब सब कुछ ठीक होगा और क्या करेंगे। हुसैन ने भी डिसाइड किया कि सुबह होते ही वो जाएगा नौकरी के लिए, किसी से बात करेगा। एक्चुअली फैज़ल ने कहा था कि वो किसी गैराज वाले को जानता है और उसे एक मैकेनिक की ज़रूरत भी है, तो वहाँ पर हुसैन को जॉब मिल सकती है। नाउ ये दोनों सो जाते हैं। अगले दिन बिना कुछ खाए हुसैन सीधे फैज़ल से मिलने गया। फैज़ल उस गैराज में उसको लेकर गया और ओनर से बात करी। लकीली हुसैन को नौकरी मिल गई और ओनर बोला अगले दिन वो यहाँ आ सकता है और फैज़ल के कहने पर गैराज वाले ने हुसैन को एडवांस में 1000 रुपए भी दे दिए, जिससे थोड़ा खाने-पीने का इंतज़ाम हो जाए। हुसैन बहुत खुश था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो फैज़ल का एहसान कैसे चुकाएगा। वो उसे थैंक्स बोलता है। फैज़ल अपने घर निकल गया और हुसैन भी वापस घर पे आते हुए कुछ ज़रूरी चीज़ें और खाना लेकर आ गया, क्योंकि ना तो हुसैन ने और ना ही फ़ातिमा ने कुछ खाया था। वो घर पहुँचा, फ़ातिमा बाहर गेट पर बैठी हुई इसका इंतज़ार कर रही थी। उसने जाते ही बताया कि उसे नौकरी मिल गई है और कल से उसे काम पर जाना है और ओनर ने उसे 1000 रुपए भी एडवांस में दिए हैं, जिससे वो थोड़ा खाना लाया है और दोनों को ही भूख लग रही थी, तो चलो जल्दी से खाना खा लेते हैं। फ़ातिमा भी बहुत खुश हो गई कि ये सब सुनकर और अब उन्होंने खाना खाया। अब शाम हो चुकी थी, तो दोनों ही एक कमरे में बैठे हुए थे और सडनली फ़ातिमा को बड़ी उलझन सी होने लगी। उसको हल्का-हल्का वॉमिट सा फ़ील होने लगा था। वो उठी, थोड़ा घर के बाहर आकर टहलने लगी और हुसैन अभी कमरे में ही था। अब फ़ातिमा वॉक कर ही रही थी और वॉक करते-करते वो उस कुएँ के पास पहुँची और ऐसे ही उसकी नज़र उस कुएँ के अंदर पड़ी और तुरंत फ़ातिमा बहुत ज़ोर से चीखी। हुसैन भागता-भागता घर के बाहर आया। फ़ातिमा अपने चेहरे पर हाथ रखे हुए बहुत डर रही थी और काँप रही थी। हुसैन उसे शांत कराता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें? तब फ़ातिमा ने कहा कि उसे उस कुएँ के अंदर किसी की परछाई दिखी, जो कोई औरत थी और उसका पूरा चेहरा बिल्कुल जला हुआ था और वो घर की छत के ऊपर खड़ी होकर मुझे घूरते हुए मुस्कुरा रही थी। लेकिन जब मैंने छत की तरफ देखा, तब वो वहाँ नहीं थी, लेकिन फिर भी उस कुएँ में उसकी परछाई दिख रही थी। हुसैन ने भी तुरंत उस कुएँ में देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। फिलहाल डर तो हुसैन भी गया था ये बात सुनकर, बट फिर भी वो फ़ातिमा को थोड़ी हिम्मत देता है और कहता है कि कुछ नहीं, सिर्फ़ वहम होगा तुम्हारा और कुछ नहीं, चलो शाम हो चुकी है, अब अंदर चलो थोड़ा आराम कर लो तो। अब ये लोग रूम में गए, थोड़ी देर बैठे, रात भी हो चुकी थी और तभी इन्हें अपने कमरे के पास वाले कमरे से किसी बिल्ली की आवाज़ सुनाई दी। हुसैन को याद आया कि वो नीचे का दरवाज़ा खुला छोड़ आया था, तो शायद बिल्ली घर में घुस गई होगी और उस कमरे में छुप गई होगी। अब हुसैन बिल्ली की आवाज़ को फ़ॉलो करते हुए उस कमरे की तरफ गया, लेकिन उस कमरे में कुंडी लगी हुई थी, बट आवाज़ उसी रूम से आ रही थी। हुसैन ने सोचा कि ये रूम तो बंद है, फिर वो बिल्ली अंदर गई कैसे? उसने गेट खोला, अंदर देखा, पर बिल्ली वहाँ थी ही नहीं। लेकिन उस कमरे में वो पहली बार ही गया था और अभी तक उसने उस कमरे को देखा नहीं था। और वो कमरा काफ़ी बढ़िया था, मतलब पूरे घर में सब सामान ऐसे ही बिखरा-सा पड़ा हुआ है और धूल-मिट्टी सब पड़ी है, पर सिर्फ़ वही कमरा सबसे ज़्यादा अच्छा और साफ़ था। उसने कमरे में उस बिल्ली को ढूँढा, पर उसे कहीं नहीं मिली। तब तक फ़ातिमा भी उस कमरे में आ गई थी और आते ही सीधे बोली कि अरे वाह! इतना अच्छा कमरा और इतना साफ़ है ये। बाकी पूरा घर इतना गंदा है, लेकिन ये रूम सही है, ऐसा करते हैं यहीं सो जाएँगे। हुसैन भी कहता है कि हाँ, ठीक रहेगा। अब ये लोग बेड पर बैठे, फ़ातिमा रूम में सब देखने लगी। इस रूम में एक अलमारी थी और एक ड्रेसिंग टेबल भी थी। फ़ातिमा उस अलमारी को खोलती है, तो उसने देखा कि वहाँ पर किसी औरत के बहुत सारे और बहुत महँगे कपड़े रखे हुए हैं। उन कपड़ों को देखकर फ़ातिमा तो बिल्कुल पागल सी हो गई और सारे कपड़ों को निकाल-निकाल कर अपने ऊपर लगाकर, पहन कर देखने लगी। असल में जब मोसीम बाहर काम करने लगा था, तब उसने बहुत पहले किसी को ये घर किराए पर दिया था। लेकिन कुछ टाइम बाद वो लोग पता नहीं कहाँ चले गए। लेकिन उसके बाद से दोबारा इस घर में कोई रहने नहीं आया और आज इतने सालों बाद हुसैन और उसकी वाइफ यहाँ पर आए हैं, तो वो कपड़े और सारी चीज़ें उन पुराने किराएदारों की हैं, जो वो छोड़ गए थे। फ़ातिमा को वो कपड़े इतने ज़्यादा पसंद आ रहे थे कि वो बिल्कुल अजीब-सा ही बिहेव करने लगी।
और उन कपड़ों को पहनने लगी। तभी सडनली फातिमा को उस अलमारी में एक बॉक्स दिखा। जल्दी से वो बॉक्स उठाया, उसे खोला। उस बॉक्स में बहुत सारी ज्वेलरी रखी हुई थी। किसी औरत का हार, नाक की बाली, झुमकी वगैरह सब कुछ था। वो सब कुछ सोने का। इसे देखकर हुसैन तो ये सोचने लगा कि शायद अल्लाह ने उसकी मदद करने वो ज्वेलरी वहां छोड़ी है और इसे बेचकर वो लोग काफी अच्छा काम शुरू कर सकते हैं या बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन फातिमा उन ज्वेलरी को देखकर बिल्कुल पागल सी हो गई थी। और जैसे ही हुसैन ने उन्हें बेचने का कहा तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई। बोली, नहीं, ये गहने नहीं बेचे जाएंगे, ये मेरे हैं, इन्हें मैं पहनूंगी। वो तुरंत एक एक करके उन ज्वेलरीज को पहनना स्टार्ट कर रही है। हुसैन तो बिल्कुल शॉक हो गया कि ये कैसी बात हुई। अगर वो गहने फातिमा को रखने हैं तो रख ले, कोई बात नहीं। पर इस तरह से ये चीख चीख कर बात करने की क्या जरूरत है, जैसे वो उससे लड़ रही है। फातिमा के ना तो कान में पियर्सिंग थी ना ही नाक में, पर फातिमा बहुत अग्रेसिव सी हो चुकी थी। और पता नहीं क्यों वो अब जबरदस्ती अपने कान में, अपने नाक में वो ज्वेलरी पहनने लगी, जिससे काफी चोट आई। उसके नाक कान से ब्लड तक निकलने लगा। लेकिन उसके बाद भी फातिमा बस हंस रही थी और उन ज्वेलरीज में बिल्कुल खो सी गई थी। हुसैन कैसे तो उसे रोकता है, लेकिन अब तक वो अपने नाक कान में छेद कर चुकी थी और काफी खून बहने लगा था। हुसैन तुरंत पट्टी और दवाई लाता है, उसको लगाता है और बहुत डांटता है कि वो ऐसा क्यों कर रही थी, उसे बिल्कुल अकल नहीं है क्या। पर हुसैन की बातें सुनकर फातिमा बस चुप सी बैठी हुई है और अपना सर नीचे किया हुआ है। हुसैन ने जबरदस्ती उसका ब्लड पोंछा, थोड़ा बैंडेज वगैरह लगाया और सारे गहने वापस से अलमारी में रख दिए। अब रात हो चुकी थी। फातिमा भी तुरंत बस सो ही गई और उसे देखकर हुसैन ने नीचे का दरवाजा लॉक किया और सब कुछ लॉक करके वो भी उस कमरे में सो गया। अब रात के 2 बज रहे थे और तभी हुसैन को बड़ी उलझन सी होने लगी। उसको बड़ा ही क्रीपी सा सपना आया, जिससे वो अचानक से जाग गया। अब उसने बेड पर देखा तो फातिमा वहां नहीं थी और रूम का दरवाजा भी खुला हुआ था। हुसैन काफी डरा हुआ था, पर वो धीरे धीरे बाहर जाके फातिमा को ढूंढने लगा। अब वो ऊपर से नीचे वाले फ्लोर पर आ चुका था। वहां उसने देखा कि घर का मेन डोर खुला हुआ है, जिसे उसने एकदम ध्यान से बंद कर ही दिया था। अब हुसैन दरवाजे से बाहर आया और बाहर उसे घर के पीछे की साइड से किसी की अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कि कोई कुछ गीली सी चीज खा रहा हो या कुछ तो अजीब सा था, जैसे कोई मुंह चला रहा हो, ऐसी कुछ आवाज आ रही थी। हुसैन आवाज को फॉलो करते हुए घर के पीछे की तरफ पहुंचा। वहां हुसैन को दिखा कि फातिमा वहां जमीन पर बैठकर कुछ कर रही है। और हुसैन पीछे था तो उसे फातिमा की पीठ ही दिख रही थी और समझ नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रही है। हुसैन ने उसे आवाज लगाई, उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब वो थोड़ा आगे बढ़ा और देखने की कोशिश करी कि फातिमा कर क्या रही है। तब हुसैन ने देखा कि जब ये लोग पहली बार उस घर में आए थे तो घर के पीछे जो कौवा मरा पड़ा हुआ था ना, उसी कौवे की लाश को फातिमा खा रही है। उस लाश में से गंदा सा खून निकल रहा था, इवन उसमें कीड़े लगे हुए थे। पर फातिमा वही कौवा खा रही थी। उसके सारे बाल सामने की तरफ उसके चेहरे पर आ चुके थे और उसके मुंह से उस कौवे का ब्लड टपक रहा था और उसके दोनों हाथ कोहनी तक ब्लड से सन चुके थे। अब हुसैन फातिमा को चिल्लाते हुए उसका हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश करता है कि तभी फातिमा उसे एक बहुत तेज धक्का मारती है और अब फातिमा हुसैन से किसी अनजान आदमी की आवाज में कहती है, कौन है तू, चला जा यहाँ से, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो आवाज फातिमा की बिल्कुल नहीं थी, बल्कि किसी आदमी की आवाज थी। हुसैन बिल्कुल शॉक हो चुका था। अब इतने में, इससे पहले कि वो कुछ समझता या कुछ करता, फातिमा बिल्कुल किसी बच्चे की तरह बिहेव करने लगी। वो अपने घुटनों के बल चलने लगी और चलते हुए वो बोल रहे थे, मम्मी पापा, मम्मी पापा, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह। फातिमा अपने पैर और हाथ के अंगूठे को चूसने लगी और धीरे धीरे घुटनों पे चलते हुए वो सीधे घर के अंदर चली गई। और बाहर हुसैन अपना सर पकड़कर जमीन में ही बैठ गया और सोच रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, फातिमा के साथ क्या हुआ है। कि तभी घर के अंदर से बहुत तेज चीख की आवाज सुनाई दी और ये आवाज किसी अनजान औरत की ही लग रही थी। हुसैन भागता हुआ सीधे घर के अंदर आया और तब उसने देखा कि घर के बीचों बीच जमीन पर फातिमा पड़ी हुई है और उसने अपने हाथों और पैरों को बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा कर रखा है, जो कि
कोई नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। और इस मोमेंट पर अब फ़ातिमा बिल्कुल बदल सी गई थी। ऐसी हो गई थी कि वो कोई और ही है। उसका चेहरा, शरीर, सब कुछ बिल्कुल बदल सा गया था। वो कभी बच्चे की आवाज़ में, कभी आदमी की और कभी किसी औरत की आवाज़ में बार-बार, बहुत ज़ोर-ज़ोर से और बहुत क्रीपी तरह से, कभी हँस रही थी और कभी रो रही थी। और अब फ़ातिमा किसी अनजान सी आवाज़ में ज़ोर-ज़ोर से चीखने के साथ-साथ बोले जा रही थी कि ये हमारा घर है, तुम क्यों यहाँ आए? हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम सबको मार देंगे, भाग जाओ यहाँ से। हुसैन तुरंत घर से बाहर निकला और उस दरवाजे को बंद कर दिया और बाहर खड़ा हो गया। और अब वो समझ चुका था कि ये किसी न किसी जिन या बुरी आत्मा की वजह से हो रहा है। पर रात के 2 बजे अब वो क्या ही कर सकता था? उसे उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि वो इस समय क्या करे? पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे कुछ पता ही नहीं था कि वो इस समय कर क्या सकता है। लेकिन तभी वो उसी टाइम इमीडिएटली सीधे अपने दोस्त फैज़ल के पास जाने का डिसाइड करता है। वो जल्दी-जल्दी से रात में ही फैज़ल के घर पर पहुँचा और ज़ोर-ज़ोर से उसका दरवाज़ा नॉक करने लगा। फैज़ल बहुत हड़बड़ी में बाहर निकला और उसने देखा कि हुसैन बहुत डरा हुआ है, हड़बड़ा रहा है, उसका गला बिल्कुल सूख रहा है और वो रोते-रोते कुछ तो कहने की कोशिश कर रहा है। फैज़ल उसे तुरंत शांत करता है, तब हुसैन सब बताता है कि उस घर में फ़ातिमा के साथ क्या हो रहा है। वेल फैज़ल के फ़ादर एक मौलवी साहब हैं, तो वो तुरंत हुसैन और फैज़ल के साथ उसी समय उस घर में जाते हैं। वो देखते हैं कि फ़ातिमा अंदर से बहुत ज़्यादा चीख रही है, चिल्ला रही है और बार-बार उसकी आवाज़ बदल रही है। कभी किसी आदमी की, कभी किसी औरत और किसी बच्चे की आवाज़ में बार-बार चिल्ला रही है और फ़ातिमा दरवाज़े को भी बार-बार धक्का मार रही है। जो जिन और भूत होते हैं, ये सब आग से डरते हैं। मौलवी जी ने फैज़ल और हुसैन को एक काला धागा दिया और पास में एक कपड़ा पड़ा हुआ था और कुछ सूखी घास पड़ी हुई थी। उस सबको इकट्ठा करके उसमें बाइक से थोड़ा पेट्रोल निकाल कर आग लगाते हैं। ठीक उस घर के मेन डोर के सामने। फिर तुरंत उस दरवाजे को खोलते हैं। फातिमा अपने पैरों और हाथों को पीछे की तरफ मोड़कर खड़ी हुई थी और दीवार पर अपना सर बार-बार मार रही थी, जिससे ऑलरेडी ब्लड भी निकलने लगा था। दरवाज़ा खुलते ही वो बाहर की तरफ भागी, लेकिन जैसे ही उसने आग देखी, वो बहुत ज़्यादा डरने लगी और अब वो दरवाज़े के पास में ही ज़मीन पर बिल्कुल डरी हुई बैठ गई थी। मौलवी जी कुछ मंत्र पढ़ने लगे और फ़ातिमा के ऊपर पवित्र जल छिड़कने लगे, जिससे फ़ातिमा को बहुत दर्द होने लगा था। और अब जब वो आत्मा थोड़ा कंट्रोल में आई, तब मौलवी जी ने उससे पूछा कि वो कौन है और उसकी मौत कैसे हुई? ये सवाल पूछते ही फैज़ल की बाइक की हेडलाइट अपने आप ही फूट गई। लेकिन अब वो आत्मा मौलवी जी को सारी बात बताने लगी। तो एक्चुअली में वो एक आत्मा नहीं, बल्कि 3 लोगों की आत्माएँ हैं, जिनकी उसी घर में मौत हुई थी। असल में ये तीनों वही लोग हैं जिनको मोहसिन ने बहुत टाइम पहले सबसे पहली बार वो घर किराए पर दिया था। और वो लोग अचानक से कहीं गायब हो गए थे। तो असल में उन तीनों आत्माओं ने ये बताया कि वो लोग मतलब वो पति-पत्नी और उनका एक छोटा 5 साल का बेटा इस घर में रह रहे थे किराए पर और तभी इनके किसी रिश्तेदार से इनकी कुछ लड़ाई हो गई और उस झगड़े के चलते उन रिश्तेदारों ने इनको इसी घर में मार डाला था और उनकी लाशों को इसी घर के पीछे दफनाया गया है, बिना अच्छे से अंतिम संस्कार किए। अब मौलवी जी उन आत्माओं से फातिमा को छोड़ने के लिए कहते हैं, पर वो नहीं मान रही थी और अब वो फातिमा को और भी ज़्यादा चोट पहुँचाने की कोशिश करे जा रही थी। पर तभी मौलवी जी कहते हैं कि अगर वो उन तीनों की लाशों को बाहर निकाल कर उनका अच्छे से अंतिम संस्कार कर देंगे, क्या तब वो तीनों आत्माएँ फातिमा के शरीर को छोड़कर चले जाएँगे? तब फातिमा के शरीर में से उस आदमी की आत्मा जवाब देती है कि नहीं, वो फातिमा को और हुसैन को नहीं छोड़ेंगे और दोनों को जान से मार देंगे। तब मौलवी जी उन आत्माओं को धमकी देते हैं कि अगर तुम्हारे अंतिम संस्कार के बाद तुमने फातिमा को नहीं छोड़ा, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब मौलवी जी तुरंत उन लाशों को ढूँढवाते हैं, घर के पीछे वो कहीं पर लाशें दफनाई गई थी, तो तुरंत खुदाई होती है और वो तीनों लाशें बाहर निकाल ली जाती हैं। और बाहर निकाल कर अच्छे से उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, सारे रिचुअल्स करे जाते हैं और अगले दिन जब फाइनली इन तीनों का अच्छे से अंतिम संस्कार हो जाता है, तब फातिमा तुरंत बेहोश हो जाती है और मौलवी जी उसको एक काला धागा बाँध देते हैं और हुसैन से कहते हैं कि
अभी थोड़ा समय लगेगा पर इसे होश आ जाएगा और कोशिश करना कि इस घर को जल्द से जल्द छोड़कर यहाँ से निकल जाओ, तो तुम्हारे और तुम्हारी वाइफ के लिए अच्छा होगा। हुसैन ऐसा ही करता है और कुछ दिनों के लिए वो फैज़ल के घर मौलवी जी के साथ ही रहता है और जब फ़ातिमा थोड़ी ठीक हो जाती है और हुसैन को जो नौकरी मिली थी, कुछ दिन बाद वो वहाँ रेगुलर काम करना शुरू कर देता है, जिसके बाद मौलवी जी ने किसी कॉन्टैक्ट से एक घर का इंतज़ाम किया, जिसका किराया भी बहुत कम था, पर उस घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। तो अब हुसैन और फ़ातिमा मौलवी जी के बताए हुए घर में शिफ्ट हो गए थे। इस बीच ये लोग मोहसिन से भी बात करते हैं उस घर के बारे में, पर मोहसिन सीधे मुँह बात ही नहीं कर रहा था, जिससे साफ-साफ पता चल रहा था कि वो सब कुछ जानता था और जानबूझकर उसने इन सबको इस परेशानी में फँसाया। फिलहाल कुछ महीने लगे इस सब से रिकवर होने में, बट हाँ, सब कुछ ठीक हो ही गया और हुसैन ने उस नए गैराज में और अच्छे से काम करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसकी ज़िंदगी की पैसों की दिक्कत और धीरे-धीरे ठीक हो गई। कुछ महीने बाद हुसैन और उसकी वाइफ़ को एक काफ़ी हेल्थी प्यारा-सा बेटा हुआ और इनकी लाइफ़ कंप्लीट हो गई। तो गाइज़ ये थी पाकिस्तान की एक मोस्ट हॉन्टेड हाउस की स्टोरी। आई होप कि तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड शेयर योर स्टोरीज एंड इंसिडेंट विद मी इन द कमेंट्स एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।